यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में क्या कहा गया है जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। बताएगा हुसैन। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हाथ पर जारी तौहीन अदालत केस है। ये जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई थी, जिस पर जजेस ने खत लिखा था चीफ जस्टिस को और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केस बना था और समात का जो है वो पहली समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा है कि एडवोकेट वकास मलिक, साफी मतीउल्लाह जान और तलत हुसैन को नोटिस जारी किया जाता है। आइंदा समात से कब फरीकैन अपने जवाब अदालत में जमा कराएं। पैमरा वकास मलिक एडवोकेट के इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट तैयार करे और पैमरा ट्रांसक्रिप्ट तैयार करके आइंदा समात से कबल अदालत में जमा कराए। सीनियर साफियों, PFUJ और दीगर को अदालती मामन मुकर्रर किए गए हैं। सीनियर कानूनदान अहमद बिलाल सूफी और अहमद हसन शाह जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें भी अदालती मामन मुकर्रर किया गया है और आइंदा समात 30 मई को रखी गई है। बहुत शुक्रिया हुसैन तफसीलात के लिए। जड़ावाला से खबर है जहां पे आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में धमाका हुआ है। तफसीलात क्या है जानेंगे नईम वफा से। नईम बताइएगा। जी बताता चलो, ये थाना खोलियावाला का इलाका है। बाईपास के करीब एक फैक्ट्री थी ये आतिशबाजी बनाने वाली, तो वहां पर ये धमाका हुआ जिससे भी उड़ गया है। नई वफा इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। वाकया आपको बताएं कि ये सर्कल रोड पर पेश आया है और ये भी बताते चलें कि आतिशबाजी का सामान बनाने ये फैक्ट्री थी जिसके अंदर ये धमाका पेश आया। पुलिस ने कराची के इलाके इस साइड केबल चौरंगी से चोरी के सामान की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 3 कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस मुतालिक अफजल। जी बिल्कुल, साइड पुलिस ने चोरी शुदा सामान की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त नईम, वसीम और इफ्तिखार के नामों से हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान के गोदाम से जो मसरूका गाड़ियां हैं उनके स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए हैं। जो मोटरसाइकिल वहां से बरामद हुई है वो मोमिनाबाद के इलाके से छीनी गई थी। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शुक्रिया आपका। FPCCI के वफ़द की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। बिजली की कीमतों, तिजारती सरगर्मियों, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर ने कहा कि मुआशी सनती तरक्की में सनतकारों और ताजरों का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म के सामने ताजरों के मसाइल पेश करूंगा। मुल्क में SIFC के समराज जल्द बरामद होंगे। $25 बिलियन की सरमायाकारी का सहरा आर्मी चीफ और हुकूमत को जाता है। गवर्नर ने कहा 4,70,000 अफराद को राशन तकसीम किया, 1800 से ज़ायद बाइक्स दे चुके हैं। लाहौर में हरबंसपुरा, सब्जाजार, रिंग रोड, मांगा मंडी और दीगर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बात करेंगे मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए मजहर। जी, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही जो बिजली का शॉर्टफॉल है उसमें भी इजाफा हुआ है और शॉर्टफॉल जो है वो 200 मेगावाट हो गया है। लेस्को की तलब 4,200 मेगावाट है, जबकि उसको कोटा 4,000 मेगावाट दिया जा रहा है। देही इलाकों में और शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। इन इलाकों में बाटापुर, मनावा, शाहपुर, शाहदरा, कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, कोट अब्दुल मालक, हरबंसपुरा, सब्जाजार, रिंग रोड, मांगा मंडी और दीगर कई इलाके शामिल हैं। लेस्को हुकाम का कहना है कि सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में गुज़श्ता दिनों आतिशबाजी हुई थी, जिसके बाद सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है और इसके साथ साथ बाज़ औकात ट्रिपिंग भी हो रही है, जिसको दुरुस्त करने के लिए लेस्को कोशा है। जी शुक्रिया आपका। और कराची के मज़ाफात में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई, जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। फैजुल्लाह खान रिपोर्ट करेंगे। नॉर्दर्न बाईपास पे बनी वसी और रीज मवेशी मंडी में जानवर तो आ रहे हैं, मगर शदीद गर्मी और ईद कुर्बा में ज्यादा दिन होने के सबब खरीदारों की तादाद कम है और जो आ भी रहे हैं वो महंगाई की वजह से परेशान भी हैं। इस वक्त यहाँ जानवरों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा होने के सबब एक आम आदमी की पहुँच से ये जानवर बहुत बाहर हैं। मैंने तो जानवर 2-3 खुलवाए थे, काफी रेट बहुत हाई है। व्यापारी अपने पले पलाए खूबसूरत जानवरों के साथ मंडी में मौजूद हैं। कहते हैं कि रात के वक्त ही कुछ खरीदार यहाँ का रुख कर रहे हैं। रात को आते हैं, रात 9 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे। हमारे पास तकरीबन जी 15 लाख से 30 लाख के दरमियान।
पुलिस हुक्काम की जानिब से खरीदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी फोर्स तैनात करने का भी फैसला किया गया है। व्यापारियों को उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के दौरान शहरियों का रश बढ़ जाएगा, जिसके बाद यहाँ मौजूद जानवरों की फरोख्त में भी तेजी आ जाएगी। फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। खबर आपको दें, पाकिस्तानी एंकर और मैराथन रनर मूना खान की यूनान में गिरफ्तारी। पाकिस्तानी सफारत खाने ने मामला यूनानी हुकाम के साथ उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि यूनानी हुकाम से मूना खान तक काउंसलर रसाई मांगी है। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाना मूना खान की गिरफ्तारी की वजूहात मालूम कर रहा है। पाकिस्तानी सफारत खाना मूना खान के रनिंग कोच मलिक यूसुफ से भी राबते में है। तो पाकिस्तानी एंकर और मैराथन रनर मूना खान की यूनान में गिरफ्तारी और पाकिस्तानी सफारत खाने ने यह मामला यूनानी हुकाम के सामने उठा दिया है। अहम खबर देंगे आपको, कराची से रेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की ईदगाह पर मुश्तरका कार्रवाई। नज़ीर शाह से इस कार्रवाई की तफसीलात लेंगे, बताएगा नज़ीर। बिल्कुल, देखिए रेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने ईदगाह के इलाके में अहम मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब MQM लंदन का दहशतगर्द हामिद उर्फ गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक दस्ती बम भी बरामद हुआ है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम 2009 तक MQM हकीकी के लिए और उसके बाद MQM लंदन ग्रुप में शामिल हुआ, जो लिसानी सियासी और मुखालफिन की मुतादी टारगेट किलिंग में मुलविस रहा और मुलजिम डकैत गिरोह का सरगना भी रहा। इस मुलजिम ने 1994 से 2014 तक टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातें की पुलिस एहलकार को भी शहीद करने का एतराफ़ किया। 2007 से 2008 तक अपने साथियों के हमरा कई बैंक डकैतियां की, 4 ज्वेलरी शॉप से 123 तोला सोना लूटा, कीमती सामान से भरे हुए कंटेनर्स को भी लूटने का एतराफ़ किया है। इसके साथ साथ मुलजिम लारी गैंगवार के साथ बत्ता वसूली भी करता था और MQM लंदन ग्रुप और लारी गैंगवार को हथियार फराहम करता था, जिसमें दर्जनों कलाशनकोफ, LMGs और हजारों की तादाद में गोलियां भी सप्लाई की, जो मुबीने के तौर पर कराची में जो दहशतगर्दी के कार्रवाइयाँ थी उसमें इस्तेमाल होती रही। जबकि मुलजिम 2014 से सखर, पिशावर, इस्लामाबाद में रुतबा शरा, जिसके खिलाफ 11 मुकदमा भी दर्ज हैं। इस मुलजिम की दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी ठीक है, नज़ीर शाह इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। PTI को हालिया रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। बानी PTI को अनकरीब जेल से बाहर नहीं देख रहा हूँ। बानी PTI ने भले गलत समत में जद्दोजहद की, लेकिन मज़ाहमत की और स्टैंड लिया, वो एक सियासी हकीकत है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI पार्लियामेंट छोड़कर ना भागता तो हमारी हुकूमत 16 माह कायम ना रहती। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह बानी PTI है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन इत्तेहाद बन गया तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। परवेज़ इलाही की रिहाई बनती थी, मुझे तो उनसे उतनी बर्दाश्त की उम्मीद नहीं थी। खान अगर सियासत करता तो ये जो अमल उनके साथ हुआ है या हमें जो स्पेस मिली है वो कभी ना मिलती। यानी अगर ये पार्लियामेंट छोड़ कर ना दौड़ता, वो जिस दिन अदम तमाकुल हुआ था, तो आपका क्या ख्याल है कि 16 माह गवर्नमेंट हो सकती थी? बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर ये दोनों अपनी सूबाई हुकूमतें ना तोड़ते तो 9 मई होता? बिल्कुल ना होता। इमरान खान को आप जेल से बाहर देख रहे हैं अनकरीब? नहीं, अनकरीब तो मैं नहीं देख रहा। मुआशी अदम इस्तेहकाम को जन्म देता है, इसकी वजह एक ही बंदा है और उसका नाम इमरान खान है, क्योंकि वो सियासतदान होते हुए गैर सियासी रवैया अपनाए हुए है। देखिए, मैं पहले उनको और तरह से देखता था या समझता था। अब इस वक्त मेरा उनके साथ नफरत का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जब उन्होंने एक जद्दोजहद की है, भले मेरे सोच के मुताबिक गलत की है, लेकिन उन्होंने मज़ामत तो की है ना, उन्होंने स्टैंड लिया है एक बात पे। वो इस मुल्क के इस वक्त एक सियासी हकीकत है, लेकिन वो वहीं खड़ा है बंदा। तो अगर वो अपना रवैया जो है उसको सियासी बनाए, क्योंकि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में आप डायलॉग से इनकार करके आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। अगर आप फिर सरवाइव करेंगे तो आप पूरे सिस्टम के लिए थ्रेट है। भाई, अगर आपने इनकलाब लाना है ना, तो फिर छोड़ें पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट का इनकलाब से क्या ताल्लुक है? छोड़ें ये टॉक शोज को, फिर जाएं जाके फिर जो इनकलाबी जदोजहद का तरीकाकार है, आप जानते होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, फिर वो करें। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि ना वो हमें कर सकता है ख़त्म, ना हम उसे कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो फिर बैठ के ही बात बन सकती है, लेकिन उनकी अभी जो है ये बात समझ में नहीं आ रही। तो फिर आपका ख्वाजा सराओं से सामना होगा। यानी मज़ामत का होगा मियाँ साहब का?
صدارت کے بعد؟ دیکھیں مزاحمت جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہونی چاہیے نا، مزاحمت برائے مزاحمت تو نہیں ہونی چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے جب وہ اپنے کردار میں رہنے یا اپنے کردار پہ جانے کے لیے جو رضامند ہے، تو پھر اگر SIFC میں وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں جمہوری اپنا معاشی استحکام کے لیے، تو اس سے مزاحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میاں صاحب صدارت سنبھالیں گے پارٹی کی تو یہ امکان ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اپنی اسپیچ میں کہیں خان صاحب کو دعوت دیں ٹاکس کی اور بات کریں، تو وہ اگلے دن گالیاں نکالے گا. رانا صاحب یہ PTI کے لوگوں کو جو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے یہ کچھ ہی عرصے میں، اور جو روح پوش تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، تو یہ لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی کہیں ان کو کسی کوارٹر سے کوئی سپورٹ ہے. نہیں، میرا نہیں خیال، بلکہ یہ روح پوش آنے چاہیے سامنے. وہ جس طرف یہ بات ہوتی ہے نا کہ ادھر سے آنکھ ماری جاتی ہے، وہ اب آنکھ مارنے والی بات سے آگے ہیں. تو سیاستدان اگر آپس میں بیٹھ جائیں، تو یہ ایک صاحب کہہ رہے تھے PTI کے کہ جو انہوں نے اجازت نہیں دینی ان کو بات کرنے کی. وہ بھائی اجازت لینا ہمارا کام ہے نا، ہمیں کوئی دے یا نہ دے یہ ہماری کام ہے نا. تو لیکن آپ آئیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ پہلے ہمارا یعنی مینڈیٹ دے دیں، ہمیں ہمارے قیدی سارے رہا کر دیں، یعنی قیدی ان کے سارے ہم رہا کر دیں، اس کے بعد مینڈیٹ ان کو واپس کر کے ان کو حکومتوں میں بٹھا دیں، تو پھر بات ہم نے کیا کرنی ہے؟ پھر تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے نا. پھر ہم نے مذاکرات پھر کس بات پہ ہونے ہیں؟ اپوزیشن کا اتحاد، اب مولانا کو بھی اب آلموسٹ ساتھ ہی ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ایسے اتحاد جو ہیں وہ اشاروں پہ بھی بنتے رہے. تو یہ اتحاد خود سے بن رہا ہے یا نہیں؟ یہ خود سے بن رہا ہے. اچھا، انہیں کوئی اشارہ نہیں ہے. آپ کو کوئی خطرہ ہے اس سے؟ نہیں، یہ اتحاد اگر بن جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے، ڈائلاگ کا رستہ جو ہے وہ کھل سکتا ہے. کیونکہ مولانا تو پھر ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. مولانا سے بات ہم اس وقت کریں گے جب اتحاد پوری طرح سے بن جائے گا. ابھی بات کریں گے تو وہ مولانا کو اتحاد میں نہیں لیں گے. پرویز الہی صاحب کی رہائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ رہا تو وہ پہلے بھی ان کے آرڈر ہوتے تھے، پھر پکڑ لیتے تھے، نیا کیس، بڑا کچھ ہوتا رہا، اب رہا ہو گئے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے لگ رہا ہے کوئی ریلیف کوئی ہے کسی جگہ پہ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب کی رہائی جو ہے وہ بنتی تھی، اور میں تو ان سے متعلق بھی یعنی مجھے ان سے امید نہیں تھی کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انی کارڈ کڈن گے. تو بہرحال انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے بے شک مخالف کھڑے ہیں، لیکن جو آدمی اپنی جماعت کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں تو اس کی عزت کرتا ہوں. میں دوسرے بندے کی عزت نہیں کرتا، خواہ وہ میرا دوست ہی کیوں نہ ہو. حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ دیکھیں جی، حکومت کو جو خطرے ہوتے ہیں وہی خطرے ہیں نا، وہ تو کوئی خطرہ نہیں. ادھر سے کون ہے؟ نہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہر چیز. کراچی میں اسپیشلائزڈ یونٹ کے افسر نے بیٹوں اور ساتھیوں کے ہمراہ 16 سالہ طالب علم پر تشدد کیا. انسپیکٹر عبدالرؤف، اس کے ساتھیوں حاشر ریحان اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تفصیلات کیا ہے جانیں گے نذیر شاہ سے. جی نذیر بتائیے گا. میٹرک امتحانات کے دوران ہونے والا جو طالب علموں کا جھگڑا تھا اس میں بااثر پولیس افسر اپنے بیٹوں سمیت کود پڑا اور CIA میں تعینات افسر عبدالرؤف کی جانب سے 16 سالہ طالب علم عبدالرحمان پر اس قدر انسانیت سوز تشدد کیا گیا کہ وہ انتہائی حساس نگہداشت کے وارڈ میں اس کو پہنچا دیا ہے. اس کے والد سے ہماری بات ہوئی ہے جس نے اس کے عبدالرؤف کے خلاف مقدمہ درج کرا. اس کا کہنا ہے کہ میٹرک کے امتحانات کے دوران اس کے بیٹے کے دوست کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا اور اسی دوران اس رات کو اس کے بیٹے کو دوستوں نے نیچے بلایا اور اچانک سے پھر یہ عبدالرؤف آیا. اس نے آہنی راڈ سے
نہ صرف اس کے بیٹے پر بدترین تشدد کیا بلکہ اس کا سر بھی پھاڑ دیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے حاشر، ریحان اور دیگر 7 سے 8 اور بھی جو ساتھی موجود تھے، اور بدترین تشدد کے دوران اس نے ہتھیار بھی نکال لیا اور لوگوں کو کہنے لگا میں ڈی ایس پی ہوں. اور جب پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کرنے کے بعد اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا تب پتہ چلا کہ وہ CIE میں تعینات افسر ہے، جس کے بعد تفتیشی پولیس کی جانب سے بھی وہیں سے واپسی کی گئی اور ان کا کہنا تھا یہ پولیس افسر ہم اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، جس کے بعد اب DIG کی جانب سے بھی اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. جی بہت شکریہ نذیر شاہ تفصیلات کے لیے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس آج 1 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو مدعو کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات خزانہ دفاع منصوبہ بندی سمیت دیگر وزراء شرکت کریں گے. مزید کیا تفصیلات ہیں ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق سے جانیں گے. جی اظہر بتائے گا. جی یہ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں تمام وفاقی وزراء، صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور ایپکس کمیٹی کی جتنی بھی ارکان ہیں وہ شریک ہوں گے. اس اجلاس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا. بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کا جو UAE کا دورہ ہوا ہے اور وہاں پر پاکستان اور UAE کے درمیان جو سرمایہ کاری کی فروغ کے حوالے سے اقدامات اور معاہدے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو بات چیت ہوئی اس پر بریف کیا جائے گا. سعودی عرب کا جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی عرب کی جو کمٹمنٹس ہیں اس پر بھی تفصیلی طور پر اس اجلاس کو اور اس فورم کو آگاہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں SIFC کے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے بھی اس فورم کو تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا اور مستقبل کے حوالے سے بھی اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں. بہت شکریہ اظہر فاروق تفصیلات کے لیے. گلشن معمار میں دوران اسمگلنگ CTD افسر اور اہلکاروں پر پولیس چھاپے میں فرار ملزم کی شناخت ہو گئی ہے. ملزم بلال جہانگیر کا تعلق کوئٹہ سے ہے. پولیس رپورٹ کے مطابق موقع سے پکڑی جانے والی کار سے ملزم کا شناختی کارڈ ملا ہے. بات کریں گے افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے افضل. جی دیکھیے گلشن معمار میں CTD اہلکاروں کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے اور اسمگلر کو فرار کرانے کے حوالے سے ASP اورنگی ٹاؤن نے اپنی ایک رپورٹ اعلیٰ پولیس حکام کو بھیج دی ہے اور اس رپورٹ میں جو ہے وہ فرار ملزم کی شناخت بھی سامنے آئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ملزم بلال جہانگیر کا تعلق کوئٹہ سے ہے. چھالیے کی منظم اسمگلنگ میں یہ ملوث ہے. موقع سے پکڑی جانے والی جو کار ہے اس سے ملزم کا شناختی کارڈ ملا تھا. شناختی کارڈ پر تصویر سے تصدیق ہوئی کہ یہی ملزم چھالیہ سے بھری گاڑی لے کر فرار ہوا. بلال جہانگیر CTD کے برطرف اہلکار فیاض شاہ کے گھر کو گودام کے طور پر استعمال کرتا تھا. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ CTD کے سب انسپکٹر انار خان نے بختر بند گاڑی کو بھی چھالیہ اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا. جو انچارج CTD ہیں راجہ عمر خطاب، ان کا موقف تھا کہ CTD کی ٹیم ہتھیاروں کی موجودگی کی اطلاع پر پہنچی تھی، تاہم پولیس نے جب بسوں کی سرچنگ کی تو اسمگل چھالیہ کے سوا کچھ نہ ملا. بہت شکریہ آپ کا. خبر یہ کہ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف PTI رکن اسمبلی فضل الہی کی زیر قیادت رنگ روڈ پر ہزار خوانی گریڈ اسٹیشن کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے. بات کریں گے شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہے. بتائیے شہزاد. جی پشاور سے تعلق رکھنے والے حکومتی رکن MPA ہیں فضل الہی، جن کی زیر قیادت علاقہ مائدین جمع ہوئے ہیں. ہزار خوانی گریڈ اسٹیشن جو کہ رنگ روڈ پر واقع ہے باہر احتجاج کر رہے ہیں. حکومتی MPA بھی موجود ہیں. اس کو حکام کے مطابق بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو شیڈول ہے اسی کے مطابق علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. تاہم جو علاقہ مائدین ہے اور مقامی MPA ہے ان کے مطابق بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام سراپا احتجاج ہے اور آج وہ گریڈ اسٹیشن کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. کچھ علاقہ مائدین جو ہے وہ پولیس کی موجودگی میں گریڈ اسٹیشن میں بھی آئے ہیں. تاہم بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک پیسکو حکام آئیں گے وہ ساری صورتحال لوڈ مینجمنٹ کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہی علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو آگے کا لائحہ عمل ہے وہ مشترکہ طور پر طے کیا جائے گا. ابھی پیسکو حکام جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، پولیس اہلکار یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے. گریڈ اسٹیشن کے باہر جو ہزار خانی اور اس سے ملکہ مضافات ہے اس کے مکین جو ہے موجود ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. جی شکریہ آپ کا. پنجاب ریونیو اتھارٹی میں کنکریٹ پر بھرتی ڈائریکٹر IT سلمان ظفر کی ڈگری غیر متعلقہ نکلی. بات کریں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے مظہر اقبال. مظہر بتائیے. اتھارٹی پنجاب کی ٹیکس کلیکشن کی ایک ادارہ ہے
اس کے ڈائریکٹر IT، یہ IT کی ڈگری کے بجائے الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، انجینئرنگ کی ڈگری ان کے پاس ہے. 2015 میں ان کو بھرتی کیا گیا، ان کی ڈگری IT اور جو کمپیوٹر سائنس کی نہیں تھی. یہ سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے یہاں پہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے افسر ہیں، اور نگران دور حکومت میں ان کو ریگولر کرنے کی کوشش کی گئی ڈائریکٹ 19ویں گریڈ میں، لیکن سکروٹنی کمیٹی نے اعتراض عائد کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جس ڈگری کے تحت اختیار دیا گیا اس کے مطابق ان کی تعیناتی غیر قانونی ہے، اس کی تحقیقات کی جائیں، کیونکہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں، یہاں IT یا کمپیوٹر سائنس کی تعلیم. اور اس پر جو معاملہ ہے چیئرمین نے دبا دیا ہے، اس پر ابھی تک کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. جی بہت شکریہ آپ کا مظہر. PTI کو حالیہ ریلیف کسی اشارے سے نہیں مل رہا. بانی PTI نے بھلے غلط سمت میں جد و جہد کی، لیکن مزاحمت کی اور سٹینڈ لیا. وہ ایک سیاسی حقیقت ہے. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بانی PTI پارلیمان چھوڑ کر نہ بھاگتے تو ہماری حکومت 16 ماہ قائم نہ رہتی. اگر سیاست کرتا تو یہ جو عمل ان کے ساتھ ہوا ہے یا ہمیں سپیس ملی ہے وہ کبھی نہ ملتی. اگر یہ پارلیمنٹ چھوڑ کے نہ دوڑتا جس دن عدم اعتماد ہوا کہ 16 ماہ گورنمنٹ ہو سکتی تھی، بالکل نہیں ہو سکتی. اگر یہ دونوں اپنی صوبائی حکومتیں نہ توڑتے تو 9 مئی ہوتا، بالکل نہ. وہ سیاست دان ہوتے ہوئے غیر سیاسی رویہ اپنائے ہوئے. اس وقت میرا ان کے ساتھ نفرت کا کوئی تعلق نہیں. جب انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے، غلط کی ہے، لیکن انہوں نے مذمت تو کی. وہ اس ملک کے اس وقت ایک سیاسی حقیقت ہے، لیکن وہ وہیں کھڑا ہے. تو اگر وہ اپنا رویہ جو ہے اس کو سیاسی بنائے، کیونکہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں آپ ڈائلاگ سے انکار کر کے آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ پھر سروائیو کریں گے تو آپ پورے سسٹم کے لیے تھریٹ. اگر آپ نے انقلاب لانا ہے نا تو پھر چھوڑیں پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ کا انقلاب سے کیا تعلق؟ پھر جائیں جا کے پھر جو انقلابی جدوجہد کا طریقہ کار ہے پھر وہ کریں. جس طرف یہ بات ہوتی ہے نا کہ ادھر سے آنکھ ماری جاتی ہے، وہ اب آنکھ مارنے والی بات سے آگے. ایک صاحب کہہ رہے تھے PTI کے کہ جو انہوں نے اجازت نہیں دینی ان کو بات کرنے کی. وہ بھائی اجازت لینا ہمارا کام ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے ہمارا مینڈیٹ دے دیں، ہمیں قیدی سارے رہا کر دیں، تو پھر بات ہم نے کیا کرنی ہے؟ پھر تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے نا. یہ اتحاد خود سے بن رہا ہے یا نہیں یہ خود سے بن، کوئی اشارہ نہیں ہے. مولانا سے بات ہم اس وقت کریں گے جب اتحاد پوری طرح سے بن جائے گا. ابھی بات کریں گے تو وہ مولانا کو اتحاد میں نہیں لیں. پرویز الہی صاحب کی رہائی جو ہے وہ بنتی تھی، مجھے ان سے امید نہیں تھی. ایسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انی کارڈ کڈن گے. حکومت کو جو خطرے ہوتے ہیں وہی خطرے ہیں، وہ تو کوئی خطرہ نہیں. ادھر سکون ہے، آپ کے سامنے ہی ہر چیز. خبر یہ کہ JIT ممبران شاہ محمود قریشی سے 9 مئی واقعات کی تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں. بات کریں گے بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے بابر. جی ہاں، لاہور میں قائم JIT ممبران اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. اڈیالہ جیل پہنچنے والے JIT ممبران کی سربراہی SP شہزاد کر رہے ہیں. 5 رکنی JIT میں DSP محمد عثمان، انسپیکٹر اور مالک اور انسپیکٹر محمد علی اور انسپیکٹر ندیم شامل ہیں. JIT ممبران ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر روانہ ہوئے ہیں. JIT ممبران لاہور میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سابق وزیر خارجہ سے تفتیش کر رہے ہیں. جی آپ کا شکریہ. وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو چکا ہے. تفصیلات کیا ہیں اظہر فاروق سے جانیں گے. اظہر بتائیے گا. جی وزیر اعظم کی صدارت میں یہ اجلاس جاری ہے. اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہے. اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز بھی اجلاس میں شریک ہیں. اجلاس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا جا رہا ہے. بالخصوص وزیر اعظم کا جو عرب امارات کا دورہ تھا، اس موقع پر 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے بارے میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے، اور سعودی عرب کا جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا اور جو کمٹمنٹ اس حوالے سے سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق ہوئی تھی، اس پر بھی بریف کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو دوست ممالک ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی آگاہ کیا جائے گا اس اجلاس کو. اور اب تک جو فیصلے ہوئی ہیں ایپیکس کمیٹی کے اس سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے، اس پر جو عمل درآمد ہوا ہے، جو باقی رہ گیا ہے، اس حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی جائے گی آج کے اجلاس میں. بہت شکریہ اظہر فاروق تفصیلات کے لیے. کوسٹ گارڈ نے گوادر کے علاقے میرین ڈرائیو سے 273 کلو منشیات برآمد کر لی. بات کریں گے انجم وہاب سے. بتائیے انجم. یہ خفیہ اطلاع پر یہ کارروائی کی تھی. میرین ڈرائیو گوادر میں یہ کارروائی کی گئی. اسپیڈ بوٹ پر جب چھاپا مارا گیا تو تقریباً 275 کلو گرام ایسا آئس برآمد ہوئی، جس کی مالیت $5 کروڑ 40 لاکھ بتائی جا رہی ہے.
स्पीड बोट और परिचात को तहवील में लेकर तर्जुमान कोस्ट गार्ड का कहना है कि इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश की जा रही है। शुक्रिया अंजुम। खबर आपको दें सरगोधा से, जहां पर मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब की मुबैना बेहुरमती पर एहतजाज किया जा रहा है। बात करेंगे अब्दुल हनान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए अब्दुल हनान। जी, सरगोधा की मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब का मुबैना तौर पर तौहीन मजहब का ये वाकया पेश आया है, जहां पर अहले इलाका ने मकान को घेर लिया, शदीद गम गुस्सा का इजहार किया और एहतजाज करते हुए जलाओ घिराव की कोशिश की, जिस पर हालात कशीदा हो गए और पुलिस की भारी नफरी तलब कर दी गई। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की, पथराव करने की कोशिश की और जहां से ये तौहीन मजहब का वाकया हुआ है उस घर को आग लगा दी और उसके साथ एक वर्कशॉप थी जूतों की, उसको भी आग लगाई, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की की और हालात को कंट्रोल करके मुतलका खानदान को जो है महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जख्मी जो इस मामले में हुए हैं, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त हालात पुरअमन हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आप को अमन में रखें और गिरफ्तार जो लोग हैं उनसे भी पूछगिछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जी शुक्रिया आपका अब्दुल हनान। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सूरज की तपिश और चिलचिलाती धूप से शहरी बेहाल हैं। दादू में दर्जा हरारत 47, सिड्डी, जैकबाबाद, लाड़काना 46 और रहीम यार खान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद में भी पारा 40 से तजावुज़ कर गया। लाहौर में दर्जा हरारत 38, इस्लामाबाद 36, पेशावर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री, ताहम हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने से शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जा रही है। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मोइनजोदाड़ो में पारा 52, दादू सक्खर में 50, सेबी में 49, बहावलपुर में 48, मुल्तान में 47, लाहौर में 44, इस्लामाबाद और पेशावर में 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और कोयटा समेत बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहेगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश मुतवक्के है। और कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत 42 सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। तिबी माहिरीन ने शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने की हिदायत की। मज़ीद इस बारे में बताएंगे मोहम्मद आसिफ खान। बिल्कुल, कराची में गर्मी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सुबह का वक्त है, लेकिन इस वक्त भी जो दर्जे हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो दर्जे हरारत महसूस किया जा सकता है वो 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ साथ दिन में जो मौसम रहेगा वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, लेकिन जो फील किया जा सकेगा वो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। समंदरी हवाएं बहाल हैं, लेकिन हवा में नमी के तनासुब में इजाफे की वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है। पहले ही महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया था कि 21 से 27 मई तक कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, हीट वेव के खदशात होंगे और हीट वेव खदशात के पेश नज़र शहर के बेशतर मुकामात पर कैंप्स भी लगाए गए हैं। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत का सिलसिला बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव का सिलसिला जारी है और गर्मी की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और हीट वेव का यह सिलसिला इस पूरे हफ्ते में इसी तरह से जारी रहेगा। हम महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दर्जा हरारत में भी तेज़ी से इजाफा होगा। जी खबर है ठट्ठा से, जहां पर केंझर झील के करीब गाड़ी उलट गई है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है। एजाज वारियो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए एजाज इस मुतालिक। जी बिल्कुल, ये हादसा ठट्ठा हैदराबाद कौमी शाहरा पर पेश आया है। जो बैरानी बिरादरी के कुछ अफराद थे जो सुजुकी पिकअप में सवार होकर कोठड़ी की तरफ जा रहे थे कि उनका तेज रफ्तार डंपर से तसादम हो गया, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर एक बंदा जाँ बहक हो गया था, जबकि 12 के करीब अफराद जख्मी हो गए थे। जबकि इस वक्त पोजीशन ये है कि सुजुकी में सवार 4 अफराद बिल्कुल हलाक हो चुके हैं और 8 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी, जिनको कोठड़ी की हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। ये कहना है पुलिस का मजीद कहना है कि डंपर को अपनी तहवीज़ में लिया गया है, मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी शुक्रिया एजाज।
वफाकी हुकूमत को हमारी नहीं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 15 दिन बाद बताऊंगा बिजली का बटन किसके पास है। फिलहाल अवाम से कहता हूँ सुबह शाम नमाज पढ़ के उन्हें कोसें, मोहलत पूरी हो जाए तो फिर बताऊंगा सुबाई खुद मुख्तारी क्या होती है। नहीं बुला रहे SIFC में, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है तो हमें तो कोई मसला नहीं है, हम कोई इनके पाबंद नहीं है, न इनके गुलाम है, इनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें भी इनकी जरूरत नहीं है। अगर इनको लगता है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये इनकी खामख्याली है। हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनसे ज्यादा ला सकते हैं। लोड शेडिंग और बढ़ गई है, आपने कहा कि जी वफाक पर हम चढ़ाई करेंगे। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजेंगे, दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की, इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। 15 दिन गुजरेंगे फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, फिर सूबाई मुख्तारी क्या है और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है। सवार के ऊपर टैक्स इस तरह है कि कुछ चीजों के ऊपर टैक्सेशन कई सालों से बिल्कुल बढ़ा नहीं सकता। उसमें एक डिबेट हुई उसके ऊपर कि उसको भी बढ़ाया जा रहा है। मैं नहीं करता हूँ इस्तेमाल, लेकिन अगर जो लोग करते भी हैं तो मैं उनको बुरा नहीं समझता हूँ। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। बात करेंगे फरूख एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए फरूख। जी बिल्कुल, PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं और आज उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज तैर अब्बास सिकरा ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। आमिर मसूद मुगल के वकील अली बुखारी ने अदालत से इस्तज़ा की कि आमिर मसूद मुगल पर जितनी भी दफात लगाई गई हैं वो काबिल जमानत हैं और आमिर मसूद मुगल ब्लड कैंसर के आर्जे में मुब्तला है, उनकी जमानत की दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। अदालत ने 50,000 के मचलकों के एवज आमिर मसूद मुगल की जमानत को मंजूर कर लिया है। जी शुक्रिया आपका। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के करीब घर में सिलेंडर धमाके में 3 बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 50 साला मूसा, 40 साला राबिया, 20 साला गुलशन, 18 साला नसरीन, 15 साला रोशनी, 11 साला अम्बरीन और 8 साला नवीद शामिल है। इस बारे में मजीद बताएंगे नज़ीर शाह। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सोल्जर बाजार नंबर 1 में उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ अब से कुछ देर कबल सिलेंडर धमाका हुआ था और धमाका इस कदर शदीद था कि इस घर का दरवाज़ा, ये कैमरा मैन दिखा सके, सामने नाले में जा गिरा। इस घर के कई फर्द भी इस नाले में जा गिरे जिसको यहाँ पर अहले मोहल्ला की जानिब से निकाले गए। ये जो धमाका मुबैना तौर पर गैस लीकेज के बाइस पेश आए। ये 7 बजे हुआ है भाई, तो गैस लीक हो रही होगी तो इन्होंने एकदम से सिलेंडर चालू करा, धमाका हुआ, दरवाजा पहले फटा बोले और फिर सारे अफराद। गैस आती है? गैस नहीं आती है ना, सिलेंडर का मसला है सारा। ये गैस नहीं आती है जब भी तो ये हर घर में मौत रखी हुई है भाई। 2 बच्चों को यहाँ से निकाला गया, सामने दरवाजा पड़ा हुआ है और ये पहला नहीं बल्कि यहाँ पर तीसरा धमाका है जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है और इनका यही कहना है कि हुकूमत इनको इंसाफ फराहम करे और गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, चूजे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बायस लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें मजीद गिर गईं। चिकन 4 रोज में 100 रुपए किलो सस्ता हो गया। नई कीमत 370 रुपए फी किलो है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अलमास खान। गोश्त की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान देखने में आ रहा है। आज भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी देखने में आई है। आज मुर्गी का गोश्त 370 रुपए फ़ी किलो है, जो गुज़िश्ता रोज़ 390 रुपए फ़ी किलो था और ये पिछले 4-5 रोज़ में अगर देखा जाए तो 100 रुपए फ़ी किलो गोश्त की कीमत में कमी आई है। मुर्गी का जो एक रोज़ का जो चूज़ा था वो उसकी कीमत 220 से 225 रुपए फ़ी चूज़ा था जो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा था। अब वो उस पर पाबंदी लगी है और चूज़े की कीमत आज जो 70 से 80 रुपए फ़ी चूज़ा है। ये मेन वजूहात हैं जिसके बायस मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान अभी भी देखने में आ रहा है। जी, वफाकी काबीना ने दासू प्रोजेक्ट पर दहशतगर्द हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी है। तफसीलात क्या है जानेंगे अलीम मलिक से। जी अलीम बताइएगा। जी, वफाकी काबीना ने जो दासू पावर प्रोजेक्ट पर जो दहशतगर्द हमला हुआ था उसमें जो चीनी बाशिंदों की हलाकतें हुई थी उनके लवाहिकीन के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी है। इसमें जो हमले में जिन चीनी बाशिंदों की जानें ज़ाया हुई थी उनके खानदानों को $25,80,000 मुआवजा दिया जाएगा। ज़राए ने हमें बताया कि आज वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी ली गई है। ज़राए ने हमें यह भी बताया कि दासू डैम पर काम करने वाले जो चीनी बाशिंदे थे जिनकी जानें ज़ाया हुई थी उनके खानदान को $5,16,000 दिए जाएंगे। ये रकम जो है वो चीनी बाशिंदों को लवाहिकीन को बीजे में जो पाकिस्तानी सिफारतखाना है
वो अदा करेगा। ज़राए का ये बताना है कि हमले में हलाक एक पाकिस्तानी जमात होने वाले एक पाकिस्तानी शहरी के ख़ानदान को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जो 5 चीनी बाशिंदे थे जो 26 मार्च को दहशतगर्द हमले में निशाना बने थे, उनके लवाहिकीन के लिए आज मुआवजा जो मंजूर किया गया है, वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के लिए मंजूरी दे दी है। बहुत शुक्रिया अली मलिक तफसीलात के लिए। सखर में सालेपट के करीब नहर से मगरमच्छ बाहर निकल आया। मगरमच्छ ने एक बकरी भी खा ली। जहाज़े वसीर से मजीद तफसीलात लेंगे। जी जहाज़े बताएगा। जी बिल्कुल, सखर का इलाका है सालापट, जहाँ पर नहर में पानी कम होने से जो खतरनाक मगरमच्छ बाहर निकला और मगरमच्छ ने वहाँ पर मौजूद एक चरवाहे पर हमला किया है, लेकिन चरवाहा जो है वहाँ से भाग निकला। जो मगरमच्छ है उसने वहाँ पर मौजूद एक बकरी को खा लिया है। इस हवाले से अब तक महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से इत्तला देने के बावजूद इलाका मकीनों की जानिब से जाए वक़्त पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से इस वक्त भी जो मगरमच्छ है वो नहर से बाहर ही है और जो लोग हैं वो काफी डर चुके हैं, उनमें खौफ व हिरास फैल चुका है। बहुत शुक्रिया जहाज़े वसीर। डीआईजी ट्रैफिक कराची ने करप्शन में मुलव्वस 7 अहलकारों को बरतरफ और 8 की सर्विस में 2 साल कटौती कर दी। तर्जुमान का कहना है शीरी जिनाह ट्रैफिक सेक्शन के सेक्शन ऑफिसर, रिकॉर्ड कीपर और 5 कांस्टेबल्स को नौकरी से बरतरफ किया गया है। इन अहलकारों को हैवी ट्रैफिक से रिश्वत लेने पर नौकरी से बरतरफ किया गया। सेक्शन ऑफिसर और 4 कांस्टेबल्स की सर्विस में 2 साल की कटौती की गई। ट्रैफिक सेक्शन शाहराह फैसल के अहलकार चालान अफसर के बगैर चालान कर रहे थे। तर्जुमान ट्रैफिक सेक्शन अकबर रोड के हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल्स की सर्विस में भी 2 साल की कटौती कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा का वकील बनकर विफाक से फंड लूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत की मदद करूंगा। वज़ीर आला केपी को दावत थी, वो मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। विफाकी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान दरारें नहीं, दोनों को करीब लाऊंगा। पूरी कोशिश है कि मैं सूबे का वकील बनकर हमारे मरकज़ से जितने भी हमारे फंड्स हैं हम लेकर जाएं और सूबे की तरक्की करें। सूबाई हुकूमत पीटीआई की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है। मैं अपनी भरपूर सपोर्ट उनको दूंगा। मैंने उनको दावत दी है कि आएँ, गवर्नर हाउस आएँ। मैं उनको दावत देता हूँ कि इकट्ठे हैं, खाना खाएं और सूबे की तरक्की के लिए बात करें। अगर सीएम साहब को कोई मसला है गवर्नर हाउस आने में तो मुझे दावत दे, मैं उनके पास चला जाऊँगा। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि गवर्नर हाउस जो है वो ऐसा तासुर दे कि वो सूबे और मरकज़ के दरमियान कोई दरारें पैदा कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर हम खैबर पख्तूनख्वा का जो मुकदमा है वो वफाक से लड़ें। और ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा माली साल बजट के लिए एफबीआर की 2 अहम टैक्स तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। बात करेंगे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए शुएब। जी, इस वक्त जो है बजट की तैयारियां अपने अरूज पर हैं और वज़ीर-ए-आज़म को एफबीआर ने 2 तजावीज़ दी है। एक तजवीज़ ये है कि जो मुल्क में जीएसटी की शरह है उसको 18 से बढ़ाकर 19% किया जाए और जो पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ उसको 18% की हद से लगाया जाए। ये दोनों को दोनों तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो रिजेक्ट कर दी है और चेयरमैन एफबीआर को हिदायत की है कि मुतबादल प्लान लेकर जो है वह दोबारा पेश हों और टैक्सेस बढ़ाने के लिए मुतबादल रास्ते इख्तियार करें। जो जीएसटी की शरह है उसको 18 से 19% नहीं किया जाएगा और पेट्रोल के ऊपर जो है जीएसटी आयद नहीं किया जाएगा। जी अच्छा, शुक्रिया आपका शुएब। एफआईए इंटरपोल ने संगीन जराइम में मुलव्वस इश्तिहारी को रफीक अहमद को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को कराची एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद सलाहुद्दीन मजीद आगाह करेंगे। बताइए सलाहुद्दीन। एफआईए इंटरपोल की कार्रवाई है। 8 साल से संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके कराची एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम रफीक अहमद पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम साल 2016 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने रेड नोटिस भी जारी किए थे। जी शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने गजा के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद क्या कहना है जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, पाकिस्तान की जानिब से गजा पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम किया गया है और ये कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के इजाफी आर्जी इक़दामात का खैर मकदम करता है।
ان میں اسرائیل کو نسل کشی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور شہریوں کو درپیش بگڑتے انسانی حالات کے مطابق رفح میں فوجی کارروائی کو فوری طور پر روکنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ پاکستان جنوبی افریقہ کی طرف سے 1948 کے نسل کشی کنونشن کے تحت اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر درخواست کی بھی حمایت کرتا ہے، اور اس درخواست کی پیروی میں عدالت نے اضافی عارضی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قابض حکام کو چاہیے کہ وہ رفح کراسنگ کو انسانی امداد کے لیے بلا روک ٹوک کھول کے رکھیں، اور اسرائیلی قابض حکام کسی بھی تحقیقاتی کمیشن یا فیکٹ فائنڈنگ مشن سمیت دیگر تحقیقاتی اداروں کی غزہ کی پٹی تک بلا رکاوٹ رسائی کو بھی یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نسل کشی کے الزامات کی تحقیقات کی جائے۔ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے جو تازہ ترین احکامات کے ساتھ ساتھ 26 جنوری اور 28 مارچ کے سابقہ احکامات ہیں اس پر بھی فوری اور غیر مشروط عمل درآمد کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل کی جاری وحشیانہ فوجی مہم کو ختم کرنے میں اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے، اور انسانی امداد کی جو بلا روک ٹوک وہاں پر اجازت دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل بھی جو ہے وہ غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے اور اسرائیل کو اس کے جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز تفصیلات کے لیے۔